हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीएम में। फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा हमारे चैनल के माध्यम से जितने भी वनडे एग्जाम है उनका प्रैक्टिस कराया जाता है, साथ में उनसे संबंधित जो भी नोटिफिकेशन है, जो भी सूचनाएं हैं, आप तक साझा की जाती हैं। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों ने यूपीट्रिपलएससी पेट 2023 का फॉर्म अप्लाई कर दिया होगा, लेकिन फ्रेंड्स केवल फॉर्म भरने से ही ना आपको अच्छे मार्क मिल जाते हैं, ना ही आपका कहीं पे सिलेक्शन हो पाता है। जरूरी होता है प्रिपरेशन। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे चैनल के माध्यम से आज से यूपीट्रिपलएससी पेट 2023 का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया गया है। आज की क्लास में हम लोग जनरल अवेयरनेस यानी कि सामान्य जागरूकता के एमसीक्यू को सॉल्व करने वाले हैं। फ्रेंड्स, हमारे चैनल के माध्यम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसीलिए आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप हमसे इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा आईडी है मनी तिवारी 123, वहां से भी आप जुड़ सकते हैं। अगर आपको क्वेरी है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 63077812, इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके अपनी क्वेरी भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, देरी ना करते हुए आज के बेस्ट एमसीक्यू की शुरुआत करते हैं। स्क्रीन पे आपको पहला एमसीक्यू दिख रहा होगा। पहला एमसीक्यू हमारा है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन आपका है 5 दिसंबर, 10 दिसंबर, 4 दिसंबर या फिर आपका 8 दिसंबर। तो फ्रेंड्स, विश्व मानवाधिकार दिवस आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, एक प्रश्न और बन सकता है, 2023 में इसका थीम क्या है, यानी कि विश्व मानवाधिकार दिवस 2023 में इसका थीम क्या होगा। तो इसका जो थीम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गरिमा। क्या हो जाएगा आपका? गरिमा, स्वतंत्रता। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? स्वतंत्रता और न्याय। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है कि विश्व मानवाधिकार दिवस 2023 का जो थीम है गरिमा, स्वतंत्रता और न्याय रखा गया है। चलिए फ्रेंड्स, आते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू पे। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी, या फिर मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका 1905, बी है 1906, सी है 1907 या फिर आपका डी है 1904। तो फ्रेंड्स, मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 ईस्वी में की गई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? बी इज द राइट आंसर जाएगा। अगर आपको और डिटेल में जाना है तो मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 में की गई थी। कहां पे की गई थी? तो आपका ये ढाका में किया गया था। चलिए फ्रेंड्स, आते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू पे। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे 3rd नंबर का है। 3rd नंबर का प्रश्न कह रहा है कि अबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। क्या है प्रश्न? अबेल पुरस्कार आपका किस क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन ए है गणित, बी है भौतिक, सी है वास्तुकला, डी है आपका खगोल शास्त्री। तो इसका फ्रेंड्स जो राइट आंसर जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए जाएगा, क्योंकि जो अबेल पुरस्कार है वो आपका गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। चलिए आते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट एमसीक्यू पे। नेक्स्ट हमारा 4 नंबर का एमसीक्यू है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना आपका किस वर्ष शुरू किया गया था, या फिर आपका कब शुरू की गई। तो भारत में अगर पंचवर्षीय योजना की बात करें तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे दिया गया है 1 जून 1953, 1 जून आपका 1952, 1 मई आपका 1951 या फिर आपका 1 मई 1951। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर जाएगा। इसीलिए आपका जो है भारत का प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है आपका 1 मई 1951 में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर जाएगा। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आपका 5 नंबर का एमसीक्यू है, सरोजनी नायडू कांग्रेस के किस सम्मेलन में अध्यक्ष बनी। यानी कि जो सरोजनी नायडू जी हैं वो कांग्रेस का जो सम्मेलन हुआ था उसमें से कौन सा सम्मेलन है, यानी किस के स्थान का सम्मेलन था जिसमें उन्होंने सबसे पहली बार अध्यक्षता की थी। तो ऑप्शन आपका है बेलगाम, कानपुर, बंबई या फिर आपका कलकत्ता। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी कानपुर जाएगा, क्योंकि जो सरोजनी नायडू जी हैं कांग्रेस के जो अध्यक्षता की थी वो आपके कानपुर में की थी। ठीक है, चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू पे। नेक्स्ट हमारा 6 नंबर का, और 6 नंबर का एमसीक्यू कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय दृष्टिहीनता निवारण कार्यक्रम कब से चलाया जा रहा है। प्रश्न क्या है, एक बार फिर से पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय दृष्टिहीनता निवारण कार्यक्रम कब से चलाया जा रहा है। ऑप्शन ए है 1970, बी है 1975, सी है 1977 या फिर आपका डी है 1980। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1977 से चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय दृष्टिहीन कार्यक्रम या फिर दृष्टिहीनता निवारण कार्यक्रम 1977 से चलाया जा रहा है। चलिए आते हैं अपने अगले पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 7 नंबर का है, हर्षवर्धन के काल में भारत आने वाली चीनी तीर्थयात्री कौन था। यानी कि हर्षवर्धन के काल में जो भारत में चीनी तीर्थयात्री आया था उसका क्या नाम था। फाइहान था या फिर आपका हेनथिंग था, वांग गाया हुआ था या फिर आपका हेंगसॉन्ग था।
तो फ्रेंड्स हर्षवर्धन के काल में जो चीनी यात्री भारत में आया था वो आपका था हेंगसॉन्ग। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर जाएगा। ध्यान रखना, हेंगसॉन्ग ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर जाएगा। चलिए 8 नंबर के एमसीक्यू पे आते हैं। 8 नंबर का एमसीक्यू है, सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की थी? प्रश्न क्या है आपका, सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की थी? बर्मा है, सिंगापुर, या फिर आपका थाईलैंड, या फिर आपका इंडोनेशिया। तो अगर मैं बात करूंगा किस देश में स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की, तो फ्रेंड्स ये आपका कहां पे किया गया था? सिंगापुर में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे 9 नंबर का एमसीक्यू। 9 नंबर का कह रहा है कि राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक संपादक कौन थे? तो यहाँ पे डायरेक्ट प्रश्न ये पूछा है कि जो हमारा समाचार पत्र केसरी है उसके संपादक कौन थे? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है आपका मोहम्मद इकबाल, और आपका डी है लोकमान्य तिलक। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा सभी को पता होगा, बहुत ही फेमस एमसीक्यू है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर जाएगा, लोकमान्य तिलक इज द राइट आंसर जाएगा, क्योंकि केसरी की जो पत्रिका है उसके संपादक ठीक है संस्थापक संपादक आपके लोकमान्य तिलक जी थे। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा 10 नंबर का है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन का डेल्टा, ठीक है, अमेजन बेसिन का यानी अमेजन बेसिन का डेल्टा, ग्रीनलैंड का, या फिर आपका कांगो बेसिन का। तो विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा है फ्रेंड्स वो आपका क्या है? वो आपका सुंदरवन का डेल्टा है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा 11 नंबर का एमसीक्यू। 11 नंबर का एमसीक्यू कह रहा है कि नर्मदा नदी का उद्गम निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी कि जो हमारी नर्मदा नदी है उसका जो उद्गम स्थान है वो आपका क्या है? ऑप्शन नंबर है ठीक है सतपुड़ा, बी है ब्रह्मगिरी, सी है अमरकंटक, या फिर आपका डी है पश्चिम घाट की ढलान। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर जाएगा आपका ब्रह्मगिरी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा, क्योंकि जो नर्मदा नदी का उद्गम स्थान है वो आपका ब्रह्मगिरी है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा 12 नंबर का एमसीक्यू है, मध्य प्रदेश में पतरा एक महत्वपूर्ण स्थान है, इसके यह इसके लिए प्रसिद्ध है, सॉरी यह किसके लिए कह सकते हो या इसके लिए प्रसिद्ध है। दोनों ही एमसीक्यू, कोई डाउट नहीं है, दोनों ही राइट है। ठीक है, एक बार रिपीट करते हैं। मध्य प्रदेश में पतरा एक महत्वपूर्ण स्थान है, यह इसके लिए प्रसिद्ध है, यानी कि इनमें से जो ऑप्शन दिया है इसके लिए प्रसिद्ध है, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है सोने की खान, या फिर आपका बी है चांदी की खाने, हीरे की खाने, या फिर आपका लोहे की खाने। तो आपका जो राइट आंसर जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो पतरा महत्वपूर्ण स्थान है वहां पे हीरे की खान है, इसीलिए वो क्या है? प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा 13 नंबर का एमसीक्यू है, ये कह रहा है कि नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन क्या है? नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए है योजना और विकास मंत्री, बी है वित्त मंत्री, सी है प्रधानमंत्री, डी है आपका ग्रामीण और सामुदायिक विकास मंत्री। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर जाएगा वो आपका प्रधानमंत्री जाएगा, क्योंकि नीति आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो हमारे प्रधानमंत्री जी होते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। नेक्स्ट हमारा 14 नंबर का है, समय के संदर्भ में जीएमटी यानी कि आपका जीएमटी जो लिखा है का क्या मतलब है, या फिर कह सकते हो जीएमटी का आपको फुल फॉर्म बताना है। ऑप्शन ए है जनरल मेडिटेरियन टाइम, या फिर आपका जनरल मेडिटेरियन हिंदी में भी लिखा है, इसको देख सकते हो। बी है आपका ग्रीनविच मीन टाइम, या फिर आपका ग्लोबल मीन टाइम, या फिर आपका नन ऑफ दिस। तो अगर मैं जीएमटी के फुल फॉर्म की बात करूंगा फ्रेंड्स, तो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे 15 नंबर का एमसीक्यू है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब शुरू की गई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा। क्या है प्रश्न? राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना आपका कब शुरू किया गया था? ऑप्शन है आपका 1999, 2000, 2009, या फिर आपका 2015। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर जाएगा, यानी कि 1999 में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा 16 नंबर का है, किसे भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है? किसे भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ हरित क्रांति किसे कहा जाता है हमारे इंडिया में? ऑप्शन ए है एमएस स्वामीनाथन, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है आपका लाल बहादुर शास्त्री, डी है आपका सुंदरलाल बहुगुणा। तो अगर इसके हम राइट आंसर की बात करेंगे तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर जाएगा। एमएस स्वामीनाथन जी जो है भारत में प्रथम हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा 17 नंबर का एमसीक्यू है, दूसरी पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी, या फिर कह सकते हो उद्देश्य क्या था? तो दूसरा जो पंचवर्षीय योजना है ऑप्शन के हिसाब से कृषि, या फिर आपका सेवाएं,
भारी उद्योग या फिर आपका विदेशी व्यापार। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर आपका क्या जाएगा, सी द राइट आंसर जाएगा, क्योंकि दूसरी पंचवर्षीय योजना की जो प्राथमिकता थी भारी उद्योग था, तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, सी द राइट जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा 18 नंबर का एमसीक्यू है। ये कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात करें तो ऑप्शन है आपके जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, डॉक्टर BR अम्बेडकर। राइट आंसर आपका क्या जाएगा, राइट आंसर आपका डी इज द राइट आंसर जाएगा, क्योंकि भीमराव अम्बेडकर जी इसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगर मैं टोटल प्रारूप समिति के लोगों की बात करें तो टोटल आपके यहाँ पे 7 लोग थे, इसको भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा आपका 19 नंबर का एमसीक्यू है। ये कह रहा है कि संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब शामिल किया गया, यानी कि हमारा जो संविधान है इसमें मौलिक कर्तव्य को आपका कब शामिल किया गया है। 1975 से 1976, 1977, 1979, यानी कि, ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं प्रश्न, ठीक है। संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब शामिल किया गया था, 1975, 1976, 1977, 1979। तो ऑप्शन नंबर जो है राइट हो जाएगा, वो आपका क्या जाएगा, बी द राइट आंसर जाएगा, क्योंकि 1977 में इसकी मतलब इसको शामिल कर लिया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर जाएगा। कमेंट करके आपको ये बताना है कि जो मौलिक कर्तव्य है ये आपका किस देश से लिया गया है, ठीक है, किस देश से लिया गया है ये आपको कमेंट करके बताना है बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा 20 नंबर का एमसीक्यू है। ये साइंस का एमसीक्यू है। रॉकेट किसके सिद्धांत पर काम करता है, यानी कि हमारा जो रॉकेट होता है वो किस सिद्धांत पे काम करता है। ऑप्शन ए है न्यूटन का तीसरा नियम, बी है न्यूटन का पहला नियम, सी है आपका न्यूटन का दूसरा नियम, या फिर आपका आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो इसका जो फ्रेंड्स राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर जाएगा, क्योंकि जो न्यूटन का तीसरा नियम है इसी पे रॉकेट क्या करता है, काम करता है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा 21 नंबर का एमसीक्यू है फ्रेंड्स, और 21 नंबर का एमसीक्यू कह रहा है कि वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए उपयोग करते हैं, ठीक है। वाहन पीछे से मतलब कि अगर कोई कार है और कार के पीछे कार है, तो पीछे वाली कार को चेक करने के लिए, देखने के लिए हम यहाँ पे किस प्रकार के लेंस का उपयोग करते हैं। अवतल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा आपका सी जाएगा, क्योंकि उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट होगा, ओके। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा 22 नंबर का एमसीक्यू। 22 नंबर का एमसीक्यू कह रहा है कि पेट्रोलियम किसका मिश्रण है, तत्वों का है, हाइड्रोजन कार्बन का, या फिर पॉलीमर है, या फिर आपका लवण है। तो फ्रेंड्स अगर मैं पेट्रोलियम की बात करूंगा तो पेट्रोलियम में आपके हाइड्रोकार्बन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर जाएगा, ठीक है। अगर मैं तत्व की बात करूंगा तो तत्व आपका एक सिंगल है, ठीक है। और पॉलीमर का मतलब हो जाता है कई सारे जो यौगिक है, मान लीजिए कि H2O है, इसके कई सारे अणु आपस में जुड़े जाएंगे तो वो क्या कहलाएगा, आपका पॉलीमर हो जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा 23 नंबर का एमसीक्यू है। ये कह रहा है कि भारत में उच्च न्यायालयों की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, इसको भी ध्यान रखना है। भारत में उच्च न्यायालयों की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई, यानी कि भारत जो हमारा है उसमें जितने भी आपके उच्च न्यायालय बनाए गए सबसे पहले वो कहाँ कहाँ पे स्थापित किए गए थे। ऑप्शन आपका है दिल्ली कलकत्ता, ऑप्शन नंबर बी है कलकत्ता बॉम्बे मद्रास, ऑप्शन नंबर सी है कलकत्ता बॉम्बे और दिल्ली, और ऑप्शन डी है बॉम्बे और मद्रास। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर जाएगा, क्योंकि कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास इन तीनों जगह में सबसे पहले आपका उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। चलिए फ्रेंड्स आते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू पे। नेक्स्ट हमारा 24 नंबर का एमसीक्यू है। एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि आपका जो एक फोटो सेल है उसमें आपकी जो प्रकाश ऊर्जा है किस ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा, फिर आपका ऑप्शन बी है केमिकल एनर्जी यानी कि रासायनिक ऊर्जा, सी है आपका हीट एनर्जी यानी कि उष्मीय ऊर्जा, या फिर आपका डी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि विद्युतीय ऊर्जा। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर जाएगा, क्योंकि ये आपका जो विद्युतीय ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा 25 नंबर का एमसीक्यू है। निम्नलिखित में से बेकिंग सोडा क्या है। बेकिंग सोडा का आपको यहाँ पे केमिकल नेम बताना है। पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, या फिर आपका सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो फ्रेंड्स 25 का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट, यानी कि आपका जो बेकिंग सोडा है उसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं। आपको कमेंट करके बताना है सोडियम कार्बोनेट क्या क्या नाम होता है, ठीक है, यानी कि इसका साधारण नियम क्या है, और आपका जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसका साधारण नियम क्या है। चलिए फ्रेंड्स आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 26 नंबर का है। 26 नंबर का एमसीक्यू कह रहा है कि मानस किस नदी की सहायक नदी है। मानस किस नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन ए है गंगा,
बी है महानदी, सी है ब्रह्मपुत्र या फिर आपका डी है ठीक है गोदावरी। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो आपका क्या जाएगा, आपका यहाँ पे सी इज द राइट आंसर जाएगा। किसकी नदी भाई सहायक है, तो मानस नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, इसको आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला यहाँ पे हमारा 27 नंबर का एमसीक्यू है और 27 नंबर का एमसीक्यू कह रहा है कि उत्तर पश्चिम कौन सा पर्वत स्थित है, यानी कि जो हमारा उत्तर पश्चिम है उसमें कौन सा पर्वत स्थित है। अरावली पर्वत है, हिमालय पर्वत है, या फिर ऑप्शन सी है विंध्याचल पर्वत, डी है आपका सतपुड़ा पर्वत। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर जाएगा आपका क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर जाएगा। और अरावली पर्वत का जो सबसे ऊंचा चोटी है, क्या भाई सबसे जो ऊंची चोटी है वो क्या है भाई, ठीक है, सबसे जो ऊंची चोटी है वो आपका गुरु शिखर है, ध्यान रखना। क्या है भाई आपका गुरु शिखर है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो उत्तर पश्चिम में जो है पर्वत वो आपका अरावली है, और अरावली का जो सबसे ऊंचा शिखर है या फिर चोटी है वो आपका गुरु शिखर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा 28 नंबर का एमसीक्यू है और 28 नंबर का एमसीक्यू कह रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी। ठीक है, क्या है भाई नई सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी, 1988 या फिर 1991, 1981, 1970। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1988। लेकिन ये केंद्र सरकार द्वारा केंद्र सरकार यहाँ पे किस जो बोल गए थे बोलते हैं। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की किस वर्ष में घोषणा की गई थी, 1988 में की गई थी। और ध्यान रखना ये आपका सबसे पहले कहाँ पे, मध्य प्रदेश में इसकी घोषणा की गई थी। कहाँ पे भाई, मध्य प्रदेश में इसकी घोषणा की गई थी, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा 29 नंबर का एमसीक्यू है, सिंहभूम जो कि आपके झारखंड में स्थित है किसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, सिंहभूम जो है झारखंड में स्थित है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, कोयला के लिए, ऑप्शन बी लोहा के लिए, सी तांबा के लिए, या फिर डी एल्युमिनियम के लिए। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर जाएगा, क्योंकि जो सिंहभूम है यानी कि जो झारखंड में सिंहभूम स्थित है वो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा 30 नंबर यानी कि 30 नंबर का एमसीक्यू है, भारत में पहली बार जात आधारित जनगणना कब हुई थी। ठीक है, ऑप्शन ए है 1921, 1911, 1931 या फिर आपका 1950। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर जाएगा। भारत में पहली बार जात जो आधारित जनगणना हुई थी 1931 में हुई थी। तो फ्रेंड्स टोटल हमारे पास 30 एमसीक्यू थे, और जितने भी एमसीक्यू थे बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे, तो इनको आप अच्छी तरीके से रिपीट करके देख लीजिए ताकि आपके दिमाग में अच्छी तरीके से बैठ जाए। आज हमारा पहला क्लास था, इसीलिए हम लोग यहाँ पे कम से कम एमसीक्यू को सॉल्व किए, 30 एमसीक्यू सॉल्व किए। लेकिन जैसे जैसे हमारी क्लासेस बढ़ेंगी हमारा जो एमसीक्यू की संख्या रहेगी वो बढ़ती जाएगी। कम से कम एक क्लास में तो हम लोग 50 प्रश्नों को ही सॉल्व कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स इसके लिए आपको क्या करना होगा, अच्छे तरीके से हमारे चैनल पे बने रहना होगा, साथ में अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि जल्दी से जल्दी क्लासेस वो भी अपना स्टार्ट कर दे, क्योंकि जब तक आप अपना प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपका कुछ होने वाला नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।